अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी, ट्राई सेल और फ्यूल सेल, इन तीन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है? तो हम लोगों के घरों में एक इन्वर्टर लगा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर से जो है हम लोगों को बिजली मिलती रहती है, तो उसमें एक बड़ी सी बैटरी लगी रहती है। वो जो बड़ी सी बैटरी लगी है वही है लेड स्टोरेज बैटरी। ट्राई सेल, बाजार से तुम इस तरह की बैटरी छोटी छोटी खरीद लाते हो। इनको अपने घरों में रिमोट कंट्रोल में, घड़ी में और भी दूसरी चीजों में लगा करके इस्तेमाल करते हो। फ्यूल सेल हमने भी नहीं देखा है, तुमने भी नहीं देखा है, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों सेल्स, चाहे हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी की बात करें या फिर ट्राई सेल की बात करें या फ्यूल सेल की बात करें, इन तीनों ही सेल्स के अंदर एक चीज कॉमन है, दे गिव अस इलेक्ट्रिसिटी। दे गिव अस इलेक्ट्रिसिटी। ये हमको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती हैं। और हम लोगों ने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था कि दो तरह के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो डेफिनेटली इन तीनों सेल्स का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्या है कि ये तीनों ही एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बोला जाए तो इनके अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं जो कंज्यूम होंगे और बदले में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। केमिकल्स हैं जिनका कंजम्पशन होगा और उस कंजम्पशन के बदले में इलेक्ट्रिसिटी बन करके हम लोगों को मिलेगी। यही अपने को समझना है। जैसे छोटी वाली बैटरी को हम लोग देखें तो इसके अंदर जरूर कुछ केमिकल्स भरे होंगे। इसको तोड़ फोड़ करके खोलेंगे, इसके अंदर से कुछ केमिकल्स निकलेंगे। मे बी हम पहचान पाए, पहचान न पाए कौन सा केमिकल है, लेकिन इसके अंदर कुछ केमिकल्स है। ये केमिकल्स धीरे धीरे खर्च होते रहते हैं, और एक दिन जब इसके अंदर का सारा केमिकल मटेरियल खर्च हो जाएगा तो बैटरी काम करना बंद कर देगा और हम बोलेंगे बैटरी खत्म। तो ये केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो बैटरी काम करना बंद भी कर देता है। हम लोग वापस चार्ज कर सकते हैं। कुछ बैटरी चार्जेबल होते हैं, इनको दोबारा चार्ज कर सकते हो। दोबारा चार्ज करोगे तो जो रिएक्शन आगे गया था वो वापस पीछे चला आएगा, और जो जो चीजें तुम्हारी खर्च हो गई थी वो वापस फिर से बन जाएंगी और फिर से बैटरी अगली बार काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दो तरह के सेल्स या दो तरह के बैटरीज हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज या प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। एक बार खत्म तो खत्म, उसको फेंकना पड़ेगा। और सेकेंडरी सेल्स मतलब ऐसे सेल्स होंगे जिनको तुम रिचार्ज कर सकते हो, कैन बी चार्ज्ड, कैन बी चार्ज्ड आफ्टर कंजम्पशन। जैसे हम लोगों के मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी लगी रहती है, बार बार खत्म होता है, बार बार उसको हम चार्ज कर लेते हैं। इन्वर्टर वाली बैटरी है, वो भी बार बार खत्म होता है, बार बार उसको हम चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे सेकेंडरी सेल है। तो इन तीनों सेल्स को, तीनों बैटरीज को हम लोग वन बाय वन जो है स्टडी करते हैं। द ग्रेट लेड स्टोरेज बैटरी। हम लोग बैटरी के एकदम रियल डायग्राम को नहीं देखेंगे, हम लोग बैटरी किस प्रिंसिपल पर काम करती है, इसके अंदर क्या रिएक्शंस होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि अगर अपने को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो कैसे बनाओगे।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो हम लोगों ने वहां पर एग्जांपल लिया था कि एक ऐसा कंटेनर ले लो, इसमें तुम क्या करो, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर लो, ऊपर से एक जिंक वाली रॉड लगा लो, दूसरे कंटेनर में एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लो, और इधर से क्या करो, कॉपर की एक रॉड लगा लो और वायर्स के जरिए इनको जोड़ने का इंतजाम कर लो, और नीचे इधर एक ऐसा सॉल्ट ब्रिज लगा लो। तो ये सेल तैयार हो गया। इस वाले इलेक्ट्रोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक 2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर से इधर पहुंचाए जा सकते हैं, और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को खा करके इधर जो है कॉपर 2+ आयन वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में। तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, और हम इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर पहुंचाने का इंतजाम वायर्स के जरिए करते हैं। और बीच में से हमने अपना बल्ब लगा दिया, यहां पर एक स्विच भी लगा दिया। स्विच को दबाएंगे तो कनेक्शन पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, रिएक्शन चलने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो बीच में हम इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने बल्ब को जला लेंगे। यही टोटल मैकेनिज्म है किसी भी सेल के अंदर जो हमको इलेक्ट्रिसिटी देती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिंक बदल जाएगा, जिंक की जगह कुछ और होगा, कॉपर बदल जाएगा, कॉपर की जगह कुछ और होगा, कभी ये सॉल्ट ब्रिज होगा, कभी सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा। सेल का डिजाइन थोड़ा बहुत बदलता रहेगा, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है कि एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन को हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को कोई एक बंदा है, कोई एक पार्टी है जो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, और हमने क्या इंतजाम किया है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब पहुंचे तो बीच में अपना बल्ब भी जलता रहे। और प्रत्येक सेल के अंदर ऐसा ही मैकेनिज्म होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी की अगर बात करें तो लेड स्टोरेज बैटरी भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। डिजाइन बदल सकता है, केमिकल्स बदल सकते हैं, बट प्रिंसिपल वुड बी द सेम। तो लेड स्टोरेज बैटरी को अगर हम लोग इस बैटरी से, इस सेल से कंपेयर करें तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, एक ऐसा कंटेनर बना लो, कंटेनर में हम लोग H2SO4 का सोल्यूशन भर लेते हैं, H2SO4 सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 38% रहेगा। इसमें हम 2 प्लेट्स लगा दें, एक प्लेट वो रहेगी लेड की प्लेट रहेगी, और एक और प्लेट लगा दें, एक और प्लेट लगा दें। ये प्लेट जो है PbO2 की है, इसमें सॉल्ट ब्रिज वगैरह की जरूरत नहीं है। यहां से कुछ वायर्स का इंतजाम कर दे, यहां से कुछ वायर्स का इंतजाम कर दे, दोनों को आपस में जोड़ करके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर या इधर से इधर पहुंचाया जा सकता है। तो इस लेड वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, लेड का ऑक्सीडेशन होगा, लेड से बन जाएगा लेड सल्फेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखोगे 0 है, 0, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर लेड का देखोगे +2। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो तुम कहते हो ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 तरह से ऑक्सीडेशन को पहचानते हो। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो लेड से लेड +2 में बदलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी करना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखने पड़ेंगे, सल्फेट वगैरह को बैलेंस करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए परेशान नहीं होते हैं ना। तो जो मेन रिएक्शन चल रहा है हम इसको थोड़ा इधर की तरफ लिख देते हैं, ताकि यहां से एक बैरियर बना देते हैं। इधर जो है लेड है, लेड से बनेगा लेड का सल्फेट, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पक्का रिलीज होंगे क्योंकि लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो 0 से +2 में जाने में इलेक्ट्रॉनों को हमें लूज करना ही पड़ेगा। रिएक्शन अभी हम थोड़ी देर में कंप्लीटली बैलेंस करते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है कि क्या कहां से कहां ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो अपने को पहचानना है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड में पहुंचेंगे कैसे, इधर वायर के थ्रू। जब वायर के थ्रू जाएंगे तो बीच में तुम अपना बल्ब, पंखा, टीवी, कंप्यूटर जो लगाना है लगाओ, उनको भी एनर्जी मिलेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ इन इलेक्ट्रॉनों को खा करके लेड ऑक्साइड PbO2 का प्लेट,
इस प्लेट के पास पहुंचेगा ये, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा फिर से PbSO4 में। यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, देखो +4 है, यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे +2 है, तो +4 से +2 2 यूनिट नीचे गया, तो डेफिनेटली रिडक्शन हुआ। और ये रिएक्शन अपने से चलने वाला रिएक्शन है, अपने आप चलता रहेगा। बस हमारा रोल क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनों को यहाँ जाने दे न जाने दे। इलेक्ट्रॉनों को जाने देंगे तो रिएक्शन होगा, नहीं जाने देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो जब जब स्विच दबाओगे, जब तुम स्विच दबाओगे, ये सर्किट पूरा हो जाता है। जब ये सर्किट पूरा हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं और रिएक्शन होता है, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली मिलती है। जब तुम स्विच बंद कर देते हो तो सर्किट टूट जाता है, और सर्किट टूट जाता है तो ऐसे सिचुएशन में अब बिजली नहीं मिलती। तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी का बेसिक स्ट्रक्चर। जो बड़ी वाली असली वाली बैटरी हमारे घर में आती है, उसमें कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें ढेर सारे ऐसे प्लेट्स लगे रहते हैं, ढेर सारा H2SO4 भरा रहता है, क्योंकि हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए। जैसे एक सिंगल बैटरी है, मान लो उसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, हमने एक जो ऐसा सिस्टम बनाया, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है। अगर मेरे को 4 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 बैटरीज को आपस में जोड़ करके 4 वोल्ट बना सकते हैं। मेरे को 6 वोल्ट चाहिए तो ऐसे 3 छोटे सेल्स को जोड़ करके 6 वोल्ट का बैटरी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को फाइनलाइज कैसे करेंगे। लेकिन जो सेल के अंदर काम करने वाला बेसिक यूनिट है यही है। इस इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल होगा, बड़े वाले पोटेंशियल से छोटे वाले पोटेंशियल को माइनस करके हम लोग सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बाकी चीजें हमें पता रहे कि इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है। कंसंट्रेशन 1 मोलर अगर नहीं है, कंसंट्रेशन 1 मोलर से कुछ और है, तो हम लोग नर्न्स इक्वेशन का भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। तो जो सारी चीजें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर सीखी थी, वो सारी चीजें यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस्ड इक्वेशंस की बात करें, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन में लेड से बन रहा है लेड सल्फेट, राइट। लेड से बना PbSO4। इस रिएक्शन को अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो यहां पर तुम्हें H2SO4 जोड़ना पड़ेगा। H2SO4 कहां से आया, तो हम लोगों ने H2SO4 का सोल्यूशन लिया ही लिया है। तो लेड बैलेंस्ड, सल्फेट बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन इधर है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन जोड़ सकते हो। H2SO4 का सोल्यूशन है तो डेफिनेटली सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बनेंगे ही बनेंगे। H2SO4 एसिड है, टूटेगा तो H+ आयन देगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हैंडल करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दोगे। द रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। नाउ कम ओवर रिडक्शन। रिडक्शन में ये चीजें को तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे ये बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह जोड़ना, बैलेंस वगैरह करना, वो हम लोग कर लेंगे। असली चीज पता होनी चाहिए कि Pb से PbSO4 बनेगा, PbO2 से PbSO4 बनेगा। ठीक है, ये चीज पता है तो बैलेंस तो हम लोग आगे पीछे 3-5 करके कर ही लेंगे। बैलेंस करना तो याद नहीं करना होता, बैलेंस करना अपने आप में एक मेथड है। हमने तुम्हें सिखाया भी है, रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में सिखाया भी है कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो PbO2 जो है, PbO2 से PbSO4 फिर से बनेगा, और डेफिनेटली इधर SO4 है तो उधर तुम H2SO4 जोड़ोगे ही जोड़ोगे। रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएंगे, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। H2SO4 का सोल्यूशन है तो पानी का मॉलिक्यूल इसमें होगा ही होगा, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम पानी के मॉलिक्यूल्स का भी इंतजाम कर सकते हैं। तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 बार पानी का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इधर 4 है और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसी में क्या करो, 2 H+ भी ला करके जोड़ दो। सोल्यूशन से H+ 2 उठा लिए हमने, तो हाइड्रोजन की गिनती भी इधर भी 4 उधर भी 4। लेड बैलेंस, सल्फेट का बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस कर लो भाई, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो 2 नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर के इधर का भी चार्ज 0, उधर का भी चार्ज 0। तो ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, H+ से H+ कट जाएगा, बचा क्या, लेड प्लस लेड का ऑक्साइड
plus H2SO4 गिविंग यू PbSO4 एक बार और एक बार। H2SO4 भी देखो दो बार था, हमने ध्यान नहीं दिया, एक बार ऊपर एक बार यहाँ पर है, दो बार लिख लो। PbSO4 दो बार हो जाएगा, दो बार हमने कर लिया PbSO4 प्लस 2H2O। तो ये जो है स्टोरेज बैटरी, जो लेड स्टोरेज बैटरी थी उसके अंदर चलने वाले रिएक्शन, चलने वाला रिएक्शन है, उसके अंदर ये रिएक्शन चलेगा, लेड खर्च होगा, लेड ऑक्साइड खर्च होगा, H2SO4 खर्च होगा, ये दोनों बनेंगे, प्लस इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें मिलेगी। खर्च होते होते कभी न कभी तो चीजें खत्म हो जाएंगी, जब खत्म होने लगेंगी तो बैटरी तुम्हारा काम करना बंद कर रहा है, बैटरी को फिर से चार्ज करो, चार्ज करोगे तो अब इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें, अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, अब रिएक्शन पूरा उल्टा तुम्हें करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी और ये दोनों वापस जो है इन तीनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो जो चीजें खर्च हो गई थी वो चीजें वापस फिर से बन जाएंगी और बैटरी फिर से चार्ज हो गया, फिर से काम करने के लिए तैयार हो गया। तो चार्जिंग के समय पर रिएक्शन, जब बैटरी को तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो रिएक्शन आगे की दिशा में चल रहा है, और जब बैटरी को तुम चार्ज कर रहे हो तो रिएक्शन पीछे की दिशा में चल रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ आवर लेड स्टोरेज बैटरी वर्क्स। अब थोड़ी बात हम लोग करते हैं ड्राई सेल की। तो जैसा पिछले सेल में था वैसे यहां पर ड्राई सेल में भी एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन चलेगा और कैथोड पर रिडक्शन चलेगा। ऑक्सीडेशन में हम लोग ड्राई सेल के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं वो है जिंक, जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक 2+ में, और रिडक्शन के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वह है MnO2, इसका रिडक्शन होता है तो बनता है MnOOH। यहां तो ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ तुम देख रहे हो, 0 से +2 2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है, जब जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तुम कहते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, मैग्नीज पर यहाँ +4 का चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन पर -2 एंड -2, तो मैग्नीज पर +4 आएगा ही आएगा। यहां पर ऑक्सीजन पर -2, OH पर -1, मतलब कुल मिलाकर के -3 है, और इसीलिए मैग्नीज पर +3 का चार्ज होगा। तो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ मैग्नीज चेंज हो रहा है। तो ड्राई सेल के अंदर भी वही सारी चीजें हैं, कैथोड है, एनोड है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा, दोनों रिएक्शंस हम लोगों ने पहचाने। उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे ये सारी चीजें उसके अंदर कैसे अरेंज्ड है, इस बात को अगर हम समझे तो होता क्या है, एक जिंक का बना हुआ ऐसा कंटेनर, ये कंटेनर ही जिंक का बना हुआ है, जिंक कंटेनर। कंटेनर के अंदर जिंक कंटेनर के बाद इस पर एक इस तरह का लेयर रहेगा, एक लेयर रहेगा। इस लेयर में तुम देखोगे जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। फिर यहां पर बीच में एक कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड रहेगी, इसको कह सकते हो ये हो गया अपना ग्रेफाइट का रॉड। और ये जो बीच का खाली जगह दिखाई पड़ रहा है, यहां पर कुछ मटेरियल भरा हुआ रहेगा, और ये बीच में भरा हुआ मटेरियल क्या है, तो ये हो गया MnO2 प्लस कार्बन पाउडर। तो ये जो अंदर वाला एरिया है, यहां पर MnO2 है बोले तो यहां पर रिडक्शन होगा, और ये जो बाहर वाला एरिया है यहां पर जिंक है, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया में जाने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप चल करके नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो इस पूरे अरेंजमेंट को अच्छे से चारों तरफ से
प्लास्टिक के एक अच्छे से कवर में डाल देंगे ताकि इसके अंदर जो भरे हुए केमिकल्स हैं वो बाहर न गिरने पाए, उसकी वजह से हमें कोई नुकसान न होने पाए। इस तरह से। और इधर जिंक की तरफ से कनेक्शन बनाने की व्यवस्था कर देंगे और इधर ये जो अपना ग्रेफाइट वाला रॉड है वहां से कनेक्शन बनाने की व्यवस्था कर देंगे। जब भी हम यहां से कोई वायर यहां से निकाल दें और एक वायर यहां से ले आए और इन वायर्स को दोनों को आपस में जोड़ दें तो यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यहां तक जा सकता है और फिर दोनों आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, रिएक्शन चल निकलेगा और रिएक्शन चलेगा तो जब जब रिएक्शन चलेगा तब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। रिएक्शन इसके अंदर मेन रिएक्शन यही है ना, और भी छोटे मोटे साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब एज अ इलेक्ट्रोकेमिस्ट, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट के तौर पर देखें कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, तो हमको इसी पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है कि इधर ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, इधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, और जो सेल के अंदर की चीजें वो भी हमने तुम्हें बताई। तो ये हुआ अपना ड्राई सेल। थर्ड वाले सेल पर आते हैं, फ्यूल सेल। जैसे हम लोगों के घरों में एलपीजी का सिलेंडर होता है जिससे हम लोग कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोपेन है और ब्यूटेन है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे C3H8। जब तुम इसको जलाते हो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बन जाएगा CO2 और H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 × 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 5O2 लिख दो, रिएक्शन बैलेंस होगा। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन हो रहा है। इसमें भी कुछ चीजों का रिडक्शन हो रहा है, कुछ चीजों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का लेन देन डायरेक्ट हो जा रहा है। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी क्या है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रही है। इसी तरह से हाइड्रोजन को जब तुम बर्न करते हो तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर बनाता है। यहां पर भी एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में मिल जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ने आपस में डायरेक्ट रिएक्शन किया और इलेक्ट्रॉनों का जो लेन देन चल रहा था वो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन जो है वो डायरेक्टली चल रहा था। इसने सीधा इलेक्ट्रॉन दिया या लिया, उसने सीधा इलेक्ट्रॉन दिया या लिया, बीच में हमारा वायर वगैरह, बल्ब वगैरह, ये सारी चीजें नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन सीधा चलने की वजह से ये मुसीबत हमें देखने को मिल रही है कि हमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में न मिल करके एनर्जी जो है हम लोगों को हीट में मिल रही है। ध्यान देना, यहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का लेन देन डायरेक्टली हो जा रहा है। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, वो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में नहीं मिल रही है। इसके लिए हम क्या करें, हम लोग कुछ इंतजाम करें। जैसे हम लोग करते क्या है, हम एक ऐसा इंतजाम कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड बना देते हैं। ऐसा एक दूसरा इलेक्ट्रोड बना लो। इस इलेक्ट्रोड में ऐसे ढेर सारे होल्स हैं। ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है कार्बन का या ग्रेफाइट का। फिर एक तरफ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अंदर भेजेंगे, दूसरी तरफ से हम ऑक्सीजन को अंदर भेजेंगे। कुछ इस वे में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में सीधे सीधे न आए। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड पर जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रोड पर जाएगा। बीच वाले एरिया में हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर भर देते हैं कंसंट्रेटेड KOH का सोल्यूशन हमने भर दिया। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पर आया, ध्यान देना, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आया, हाइड्रोजन यहाँ पर आया। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। तो जो हाइड्रोजन है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर ऐसे बैरियर डाल देते हैं। इस वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मिल गए। दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर तुम देखोगे जो ऑक्सीजन है ये पानी के साथ, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल करके ये बना लेगा OH-। रिएक्शन बैलेंस करोगे तो हम इसको हाफ O2 लिख दें तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2H- हो जाएगा। इधर 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। तो तुम देखोगे इधर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। इधर हाइड्रोजन खर्च हुआ, H+ आयन बना, इधर O2 खर्च हुआ और OH- आयन बना। H+ आयन इधर बीच वाले सोल्यूशन में आएंगे, OH- आयन इधर बीच वाले सोल्यूशन में आएंगे और H+ आयन और OH- आयन मिलकर के यहीं पर वाटर बना लेंगे, जो तुम जरूरत पड़ने पर अगर मैकेनिज्म तुम्हारा अच्छा हो तो वाटर को यहां से निकाला भी जा सकता है बाहर। तो रिएक्शन वही हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली दोनों ने आपस में रिएक्शन नहीं किया। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कैसे पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को तैरना नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां स्विम करके नहीं पहुंच सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ वायर्स का इंतजाम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वायर्स के जरिए यहां से यहां पहुंचाया जा सके। फिर वही बीच में अपना बिजली बत्ती, पंखा, टीवी, टुल्लू जो भी लगा दोगे वो इलेक्ट्रॉन को वहां से होकर के जाना ही पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी उसको देता हुआ जाएगा। इन इलेक्ट्रोड्स की थोड़ी बात और कर ले हम लोग। तो इलेक्ट्रोड में क्या है, एक तो ग्रेफाइट है, साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग पैलेडियम या प्लेटिनम के छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स भी डाल देते हैं, जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं। बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों को सुटेबल कैटलिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेटिनम पैलेडियम का इस्तेमाल करके ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग फ्यूल सेल कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह तुम करते हो, इसीलिए हम इसको फ्यूल सेल भी कह रहे हैं। अगर हम लोग इसके डिजाइन में अच्छे से चेंजेस कर दे, जरूरी चेंजेस कर दे, तो हम लोग जरूरी नहीं कि हर बार हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसी भी गैस का इस्तेमाल हाइड्रोजन की जगह करके हम लोग ऐसा सेल चला सकते हैं और इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और अपने को एनर्जी मिलेगी। और सबसे खास बात इसकी क्या है कि इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें हाइड्रोजन तुम लगातार सप्लाई करते रहो, जब तक हाइड्रोजन की सप्लाई करते रहोगे तब तक बिजली बनती रहेगी। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई करते रहो, जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहोगे बिजली बनती रहेगी। तो इस सेल को चार्ज भी करने की जरूरत नहीं है और ये सेल बंद भी नहीं होगा। बस तुम्हें ध्यान किस बात का रखना है, ये जिन चीजों की जरूरत है उनकी सप्लाई लगातार बनाए रखो। तो इस तरह के सेल्स को लंबे समय तक, जब तक तुम चाहो तब तक अपना सप्लाई मटेरियल तैयार रखो कि हाइड्रोजन खर्च होता जा रहा है तो हम हाइड्रोजन को भेजते रहे, ऑक्सीजन खर्च होता जा रहा है तो ऑक्सीजन को भेजते रहे, और इस तरह से सेल को जब तक चाहो तब तक चला सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशली अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला फ्यूल सेल है तो इससे पानी बनेगा, ठीक, कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा, तो हमको बहुत ही क्लीन एनर्जी मिलेगी और जिसमें किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कि हाइड्रोजन इतनी आसानी से हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोजन तो पानी में बहुत सारा है, लेकिन वो हाइड्रोजन फ्री नहीं है। पानी से हाइड्रोजन निकालने में तेल निकल जाता है, तो जो है पानी से हाइड्रोजन निकालना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए पानी से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल है और इसी वजह से ये फ्यूल सेल जो है थोड़ा जो है उतना आसानी से अवेलेबल नहीं है कि हर कोई अपने अपने घरों में इस्तेमाल कर सके। लेकिन जहां बहुत जरूरी होता है वहां पर फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया भी जाता है। सो दिस इज हाउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर्क्स। और इसी तरह से दूसरे चीजों को जिनको जलाया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन को जलाकर एनर्जी बना सकते हैं तो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल बना लिया, मीथेन को जलाकर एनर्जी बना सकते हैं तो मीथेन का भी फ्यूल सेल बना सकते हैं। जो भी है जिसको जला करके तुम एनर्जी बना सकते हो उससे फ्यूल सेल बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल बनाया जा चुका है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग जरूरी जगहों पर करते हैं, लेकिन डेली लाइफ में सबके इस्तेमाल के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना हाइड्रोजन नहीं है कि हम सबके लिए फ्यूल सेल का इंतजाम कर सके। हाइड्रोजन थोड़ा हमारे पास होता है तो बहुत जरूरी काम जहां होता है, जहां पर इस फ्यूल सेल के बिना काम न चले, वहां पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। 3 चीजों को हमने सीखा कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, कैसे काम करता है, ड्राई सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, फ्यूल सेल क्या होता है, कैसे काम करता है। तीनों में एक ही प्रिंसिपल काम कर रहा है कि तीनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है और तीनों में किसी तरह से कुछ रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन के बदले हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।